हेलो एवरीवन, एक बार फिर आज आपके सामने करंट अफेयर की क्लास में हम आज इस क्लास में जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट क्लासेस में पिछले साल में जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 की जितनी भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी वो कवर करवाई। और आज जो है इस क्लास में हम बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता है अभी रिसेंटली 1 फरवरी को जो है निर्मला सीतारमन ने जो है 1 फरवरी 2023 को बजट पेश किया है बाय निर्मला सीतारमन। अब ये निर्मला सीतारमन कौन है? ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। कल को क्वेश्चन पूछें कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वो निर्मला सीतारमन है। और ये जो है निर्मला सीतारमन ने इस बारी अपने टाइम का 5वीं बार जो है बजट पेश किया। एक चीज़ ध्यान रखना, नोट्स में जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं आप अपने अलग से एक नोट्स बनाते जाएं, और जो जो मैं एडिशनल पॉइंट बोलते जाऊं वो आप साइड बाय साइड नोट करते रहिए। ठीक, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बजट के बारे में जानते हैं। आखिरकार ये बजट शब्द का मीनिंग क्या है? बजट जो शब्द है उसका मीनिंग है चमड़े का थैला। बजट शब्द का मीनिंग क्या है? चमड़े का थैला। और बजट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्रेंच से हुई है। कल को पूछ लें कि बजट जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो उसकी फ्रेंच भाषा से उत्पत्ति हुई है। अब क्वेश्चन उठेगा कि बजट शब्द का क्या संविधान में कहीं उल्लेख है, तो हम बोलेंगे कि बजट का संविधान में कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। किसी भी आर्टिकल में बजट शब्द का अनुच्छेद नहीं है। कल को एग्जाम में आएगा कि किसी भी आर्टिकल में संविधान के बजट शब्द का यूज़ है, तो हम कहेंगे नहीं। लेकिन आर्टिकल 112 बोलता है, ध्यान रखना है, आर्टिकल 112 क्या बोलता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताता है, और हिंदी में बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में बजट शब्द की जगह पर बजट शब्द का यूज़ कहीं भी नहीं किया गया। संविधान में बजट शब्द की जगह पर यूज़ किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 112 में। ठीक है, आर्टिकल 112 जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। ठीक, लेकिन बजट शब्द का यूज़ जो है वो संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जैसे कि यहाँ पर हमारे पर ऊपर जो दिए हुए हैं पॉइंट दिए हुए हैं सिंपल है, बजट के प्रकार दे रखे हैं। आम बजट है, निष्पादन बजट है, शून्य आधारित बजट है, परिणामों मुख्य बजट है, जेंडर बजट है। लेकिन हम जो है बजट के मेन टॉपिक जो हैं आज के डिस्कस करते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। फर्स्ट पॉइंट है बजट का हिंदी संस्करण प्रथम बार, यानी कि बजट जो है उसका हिंदी जो संस्करण है प्रथम बार जो है 1955-56 के टाइम पे, जब उस टाइम पे वित्त मंत्री CD देशमुख थे, उन्होंने प्रस्तुत किया। बजट का हिंदी संस्करण प्रथम बार 1955-56 में वित्त मंत्री उस टाइम पे CD देशमुख ने प्रस्तुत किया। सबसे ज़्यादा बार जो बजट का रिकॉर्ड है वो है मोरारजी देसाई। 10 टाइम्स इन्होंने अपने कार्यकाल में बजट पेश किया है। 19 मोरारजी देसाई जो हैं इन्होंने टोटल 10 बार अपने कार्यकाल का बजट पेश किया है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये उठे कि भारत का जो ब्लैक बजट है वो कौन से ईयर को बोलेंगे, 1973-74 को भारत का ब्लैक बजट बोलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अभी मैंने इस साल के बजट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अभी हम क्या कर रहे हैं, बजट के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन आया भारत का ब्लैक बजट कौन सा है, 1973-74 के टाइम का। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बजट प्रस्तुत किया, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो हमने 3 बंदों के नाम ध्यान रखने हैं। 3 बंदों का मेरा कहने का मीनिंग है कि भारत के ऐसे 3 PM हैं जिन्होंने अपने PM की पोस्ट पर रहते हुए बजट पेश किया। यहाँ पर इन्होंने जवाहरलाल नेहरू लिख रखा है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो भी मैं एडिशनल पॉइंट बताऊँ आप साइड बाय साइड नोट करते जाइए। इसमें जवाहरलाल नेहरू हैं, दूसरे राजीव गांधी हैं और तीसरी हैं इंदिरा गांधी। ये 3 ऐसे PM थे जिन्होंने PM रहते हुए बजट पेश किया, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। उसके बाद आया ऐसा कौन सा वित्त मंत्री है जिसने अपने कार्यकाल में बजट प्रस्तुत ही नहीं किया। कहने का मीनिंग था कि जैसे कि वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं, तो ऐसा कौन सा वित्त मंत्री था जिसने बजट पेश नहीं किया, तो वो था KC नियोगी व C बहुगुणा। KC नियोगी व C बहुगुणा ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश नहीं किया। उसके बाद आया कि वह वित्त मंत्री जिन्होंने सर्विस टैक्स का सूत्रपात किया।
इसका मीनिंग है कि सर्विस जो टैक्स था वो लाए वो मनमोहन सिंह 1994 में, यानी कि 1994 में जो मनमोहन सिंह थे उन्होंने सर्विस टैक्स प्रस्तुत किया। उसके बाद भारत का सबसे लंबा बजट पढ़ने का रिकॉर्ड जो है वो निर्मला सीतारमन है। निर्मला सीतारमन जैसे कि मैंने पहले बताया हमारी इस टाइम पे जो है वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भारत का सबसे लंबा बजट पढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद अगली जो है पीडीएफ, अगली जो पेज है उसमें जो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ से हमारे पॉइंट मेन शुरू हुए। यहाँ पे हुआ भारत के इतिहास का पहला बजट किसने पेश किया, तो वो पेश किया जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन ने इतिहास का पहला बजट पेश किया था, 1860 की बात है। अभी यहाँ पे पॉइंट्स देखते रहना कि 1860 में सबसे पहला बजट पेश किया था जेम्स विल्सन ने। उसके बाद स्वतंत्र भारत का कहने का मतलब है 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे पहला बजट जो पेश किया था वो शनमुखन शेट्टी ने। गणतंत्र भारत का यानी कि 1950 में जॉन मेथई। तो 3 पॉइंट मैंने क्या बताए, भारत के इतिहास का सबसे पहला बजट जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 में। उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुखन शेट्टी ने। उसके बाद गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मेथई ने। उसके बाद बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला थी इंदिरा गांधी। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वो क्वेश्चन ये पूछेंगे कि बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो इंदिरा गांधी थी। लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखना है, अगर उन्होंने क्वेश्चन पलट दिया पूर्णकालिक, पूर्णकालिक का मतलब होता है कि वो उस टाइम पे सिर्फ वित्त मंत्री ही थी। लेकिन जब निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया था उस टाइम पे वो पीएम भी थी और वित्त मंत्री भी थी, यानी उनके पास 2 पोस्टें थी। तो लेकिन जब निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया तो वो पूर्णकालिक यानी कि सिर्फ और सिर्फ वित्त मंत्री ही थी निर्मला सीतारमन, ये आएगा। अगर क्वेश्चन में ये आए पहली महिला तो इंदिरा गांधी, लेकिन अगर पूर्णकालिक आएगा तो आएगा निर्मला सीतारमन। और निर्मला सीतारमन ऐसी लेडी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार जो है बजट पेश किया। उसके बाद आता है अमृतकाल का पहला बजट जो है वो भी निर्मला सीतारमन। अमृतकाल क्वेश्चन आएगा, इस बार का जो बजट था वो निर्मला सीतारमन ने अमृतकाल। अब अमृतकाल क्या है, अमृतकाल का मीनिंग है कि जैसे कि हमारे देश को जो आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे 2047 में, तो अब 2022 से लेकर 2047 तक का जो पीरियड है वो अमृतकाल है, यानी 25 साल ऐसे हैं जो कि अमृतकाल में काउंट होंगे। तो अमृतकाल का पहला बजट जो है 2022 से 47, 25 साल। उसके बाद आगे क्वेश्चन आया, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस बार निर्मला सीतारमन ने 5वीं बार जो है अपना बजट पेश किया है 1 फरवरी 2023 को। भारत की अर्थव्यवस्था जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तो अब तक का जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको बताए पिछले पॉइंट, यानी कि बजट में अब तक क्या क्या हो चुका है, ये सारे मैंने पॉइंट आपको डिस्कस किए। एक पॉइंट और ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बजट जो है पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था, तो वो पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना कि वो जो बजट पेश किया गया था 2021-22 को पहला पेपरलेस बजट पास हुआ था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखते जाएं, पेपरलेस जो पहला बजट था वो कब पास हुआ था, पेपरलेस पहला बजट वो पास हुआ था 2021-22 में। और क्वेश्चन आएगा कि अब तक संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पास हो चुका है, तो 3 बार हो चुका है, 2021 में, 2022 में और 2023 में। 3 बार जो है पेपरलेस बजट पास हो चुका है। लेकिन अगर पहली बार कहेंगे तो वो कब था, 2021 और 22 में। उसके बाद अब एक क्वेश्चन और लिखना यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना, यहाँ पे अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे कि 2017 से पहले बजट जो पेश होता था वो फरवरी के अंत में पेश होता था, लेकिन 2000 जो है 17 के बाद 1 फरवरी को ही जो है बजट पेश होता है। अब क्या पॉइंट मैंने बताया, 2017 से जो पहले बजट पेश होता था वो फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद से क्या हुआ, 1 फरवरी से पेश होता है। ये ईयर हमने ध्यान रखने हैं, क्योंकि कल को अगर क्वेश्चन पूछ लें कि 1 फरवरी से है जो बजट कब से पास होना शुरू हुआ, तो 2017 से। ठीक, ये तो मैंने आपको पिछली इंफॉर्मेशन बताई, यानी कि अब तक बजट में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। अब जो है मेन मुद्दा शुरू होता है, इस बार जो है निर्मला सीतारमन ने बजट जो पेश किया उसमें क्या मुद्दे रखे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बारी उन्होंने सप्तऋषि अवधारणा के बारे में बताया। अब बात उठती है सप्तऋषि अवधारणा क्या है।
सप्त ऋषि अवधारणा। ये पॉइंट लिख लेना कि सप्त ऋषि जो अवधारणा है इस बार बजट में पेश की गई। सप्त ऋषि अवधारणा का मीनिंग है 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हैं वो इस बजट में इस बार प्रस्तुत किए गए हैं। तो मेरी कोशिश है आज इस क्लास में मैं 2 या 3 पॉइंट जो हैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, फिर मैं इसका पार्ट 2 बनाना है जिसमें मैं रिमेनिंग पार्ट जो है वो डिस्कस करना है। तो पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है समावेशी विकास। अब ये समावेशी विकास क्या होता है? समावेशी विकास का मतलब है सबका साथ सबका विकास, यानी कि सबको साथ लेकर चलना और सबका विकास करना। जो ये 7 पॉइंट हैं इसमें पहला पॉइंट मैंने बताया समावेशी विकास। इसमें सबका साथ सबका विकास में आ जाएगा कि एग्रीकल्चर यानी कृषि, हेल्थ यानी स्वास्थ्य और एजुकेशन यानी कि शिक्षा, इन तीनों पर मेन फोकस किया जाएगा। किस किस पे? एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन। उसके बाद अगला पॉइंट है कृषि वर्धन निधि की स्थापना, यानी कि कृषि वर्धन निधि में क्या आएगा कि एग्रीकल्चर के लिए एसिलिरेटिव फंड निर्धारित करना। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलूँ वो लिखते रहना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। अब इस पॉइंट में क्या है? कृषि वर्धन निधि की स्थापना, यानी कि ग्रामीण इलाकों में अगर कोई भी युवा कोई भी स्टार्टअप देना चाहता है तो उसके लिए कृषि वर्धन निधि की स्थापना की गई है, यानी वो इसके अंडर रहते हुए कोई भी नए बिजनेस को स्टार्टअप दे सकता है। उसके बाद सेकंड आया आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ प्रोग्राम। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ प्रोग्राम के अंतर्गत 2200 करोड़ रुपए जो हैं वो एलोकेटेड किए गए हैं, ठीक है। और इसमें क्या है? ऐसी बागवानी करना जो कि रोग मुक्त हो सके। आत्मनिर्भर बागवानी, स्वच्छ का क्या मीनिंग है? भी ऐसी बागवानी करना जिसमें रोग ना हो, यानी रोग मुक्त हो सके। तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ प्रोग्राम। उसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कपास फसल की उत्पादकता को बढ़ावा देना, यानी कि इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो कपास की फसल है उसके उत्पादन पर ज़्यादा बढ़ावा देना है। उसके बाद जो अगला पॉइंट यहाँ पे है, स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे अगला पॉइंट है मिलेट्स। मिलेट्स जो है, मिलेट्स में जो फसलें शामिल की गई हैं ज्वार, रागी, कुटकी, बाजरा, सामा। तो 5 फसलें ध्यान रखनी है कि मिलेट्स में कौन कौन सी फसलें इंक्लूड की गई हैं। ज्वार, रागी, बाजरा, कटकी, सामा। सबसे अच्छा उत्पादन जो है वो मिलेट में भारत में ही होता है। मिलेट का सबसे उत्पादन जो अच्छा है भारत में ही है। और मिलेट्स के लिए एक वैश्विक सेंटर बनाया गया है जिसे बोला है श्री अन्न। कल को क्वेश्चन आएगा कि मिलेट के लिए ग्लोबल सेंटर है, उसका नाम क्या है? श्री अन्न। और बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में एक इसका उत्कृष्टता सेंटर बनाया जाएगा। कल को क्वेश्चन आएगा कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान जो है हैदराबाद को जो है वो उत्कृष्ट केंद्र बनाया गया है। 20 लाख करोड़ रुपए का कृषि लोन। कल को क्वेश्चन आएगा कृषि के लिए कितना लोन दिया गया है, तो हम बोलेंगे 20 लाख करोड़ रुपया। इस 20 लाख करोड़ में जो एग्रीकल्चर लोन दिया गया है वो किस किस चीज़ के लिए दिया गया है? एक लिखना फसल के लिए, पशुपालन के लिए, डेयरी के लिए, मत्स्य पालन के लिए। 4 पॉइंट लिखना। जो एग्रीकल्चर लोन ये 20 लाख करोड़ रुपए का दिया गया है, 4 इसमें लिखना। फसल के लिए, पशुपालन के लिए, डेयरी के लिए, मत्स्य पालन के लिए। उसके बाद अगला पॉइंट आया सिक्कल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन। अब ये सिक्कल सेल क्या है? सिक्कल सेल अनीमिया जो है वो जनजातीय क्षेत्रों में होने वाला रोग है, ठीक है। WBC की कमी हो जाती है, खून की कमी, WBC की कमी हो जाती है, ठीक है। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसमें कमी होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सिक्कल सेल अनीमिया जो है वो हो जाता है। इसका जो है ईयर ध्यान रखना 2047 तक जो है वो सिक्कल सेल अनीमिया को ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, यानी कि यहाँ पर एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा जिसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। अध्यापक की ट्रेनिंग लिखी है ना, यहाँ पे क्या किया जाएगा? टीचर्स को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद क्या है? बच्चों और किशोरों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, ताकि बच्चे वहाँ पे आकर अपनी स्टडी कर पाएँ। बच्चे और किशोरों के लिए राष्ट्रीय यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।
उसके बाद जैसे कि मैंने पहला पॉइंट बताया आपको समावेशी विकास, समावेशी विकास में सबका साथ सबका विकास। ऐसे ही अब दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट है अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुँचना। मैंने जैसे कि पहले बताया सप्तऋषि अवधारणा है, यानी कि 7 फैक्टर हैं। तो इसमें पहला मैंने पॉइंट बताया समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास। उसके बाद अगला यहाँ पे पॉइंट है अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुँचना। अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुँचने का मतलब है कि यहाँ पर हर एक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी कोने में बैठा हुआ है उस तक गवर्नमेंट की हर एक जो सर्विस है वो पहुँच सके। तो इसका मतलब है अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुँचना। उसके बाद इसमें जो पहला पॉइंट है आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम। आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम का मतलब है कि ऐसे जिले जहाँ पर हेल्थ, पोषण, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और जो बेसिक नीड्स हैं उनकी पूर्ति हो सके, ऐसे 500 ब्लॉक की शुरुआत की जाएगी। मैंने पहले भी बताया है कि जो भी मैं एडिशनल पॉइंट बोलूँ वो लिखते रहिए। अब इस पॉइंट में मैंने क्या बताया, अब कल आप ये तो बोल दो कि यहाँ क्लास में ये बताया था कि 500 ब्लॉक की शुरुआत की जाएगी, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि आकांक्षी का क्या मतलब है ना। तो आकांक्षी का मीनिंग है कि ऐसे आकांक्षी में ऐसे ब्लॉक शामिल किए जाएंगे जो कि क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे, यहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, पोषण और बेसिक नीड्स से रिलेटेड 500 ब्लॉक की शुरुआत की जाएगी। तो ऐसे जिले आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम कहलाएंगे। उसके बाद आया पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन की शुरुआत। अब ये पीवीटीजी क्या है? पीवीटीजी का मतलब है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि ऐसे जनजातीय क्षेत्र, ऐसी आदिम जनजाति जो अभी भी शिकार करते हैं, जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता, ऐसे लोगों के लिए देबर आयोग ने 1973 में एक अलग ग्रुप का दर्जा दिया था इन्हें। ठीक है, आज इनकी संख्या टोटल 75 है और मैक्सिमम उड़ीसा में है। ठीक, तो कल को आज अगर क्वेश्चन पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन की शुरुआत की जाएगी, इसमें ऐसे ग्रुप्स आते हैं जो कि आदिम जनजाति है, जो पढ़े लिखे जहाँ पर लोग नहीं हैं, आज भी शिकार करते हैं। देबर आयोग ने 1973 में इनके लिए एक अलग ग्रुप बनाया था। आज इनकी टोटल संख्या 75 है और मैक्सिमम कहाँ पे है? उड़ीसा में। उसके बाद अगला पॉइंट है ऊपरी भद्री योजना। ऊपरी भद्रा योजना में क्या है? ये कर्नाटक में जितने भी सूखा क्षेत्र है ना, वहाँ पे 5300 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। ऊपरी भद्रा योजना में क्या है? कर्नाटक के सूखा प्रभावित क्षेत्र में 5300 करोड़ रुपए की सहायता की जाएगी। उसके बाद आया अगला पॉइंट भारत साझा पुरालेख निधान शुरू, जिसे बोला इन्होंने भारत श्री। इसका मीनिंग है भारत श्री में क्या होगा कि 1 लाख जो प्राचीन पुरालेख हैं उनको डिजिटल किया जाएगा। किसके अंडर? भारत श्री में। तो भारत साक्षा पुरालेख निधान, जिसको कि भारत श्री बोला, इसमें 1 लाख जो है प्राचीन मतलब पुराने जो भी लेख हैं उनको डिजिटल किया जाएगा। उसके आगे आया पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना में 73,000 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेटेड किए जाएंगे। निर्धन जो कैदी हैं उनकी सहायता की व्यवस्था की जाएगी। 740 एकलव्य मॉडल जो हैं आवासीय विद्यालय के लिए 38,800 टीचर जो हैं वो नियुक्त किए जाएंगे। ठीक, उसके बाद जो अगला पॉइंट है तीसरी योजना है, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जो है मैंने आपको जो है सेंट्रल बजट जो है वो मैंने आपको जैसे कि मैंने बताया कि सप्तऋषि अवधारणा पे बेस है, तो सप्तऋषि अवधारणा में मैंने आज आपको 2 पॉइंट डिस्कस किए। 2 पॉइंट में मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास। ठीक, उसके बाद मैंने आपको दूसरा जो पॉइंट बताया, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया यहाँ पर कि अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुँचना। इसके बाद जैसे कि मैंने पहले बताया सप्तऋषि अवधारणा है, तो मैंने 2 पॉइंट बता दी हैं, 5 पॉइंट और हैं, है ना। तो अब ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, आज मैंने इसका पार्ट 1 बता दिया, तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग के इसके 5 प्योरिटीज रह गई हैं, है ना, सप्तऋषि अवधारणा में जो 5 पॉइंट रह गए हैं, कल की क्लास में मैं वो 5 पॉइंट बिल्कुल इसी तरीके से इजी वे से आपको समझाने की कोशिश करनी है। तो आगे भी आपको इसी YouTube चैनल पर जो भी न्यू अपडेट्स हुआ करेंगे, मैं आपको पूरी कोशिश करनी है
कि मैं आपको प्रोवाइड करवाते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।